हेलो बच्चों, चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करना चाह रहे हैं हम लोग और ये बेस्ड है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। एक क्वेश्चन पैसेज का आपके पास दिया हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि सिल्वर आयन और बेरियम आयन है। अपने पास है सिल्वर आयन और बेरियम आयन और इसमें मिला रहा है सोडियम क्रोमेट, मिला जा रहा है धीरे धीरे। तो पता करना है पैसेज में मोलर कॉन्सेंट्रेशन Na2CO3 का कितना होना चाहिए। मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए इसका, किसका भाई? तो Na2CO3 का ये कितना होना चाहिए। और उनके बाद ये कहा जा रहा है आपसे कि जब स्पीसीज जो फर्स्ट प्रेसिपिटेट होगा तब उनका कितना कॉन्सेंट्रेशन व्हेन प्रेसिपिटेशन ऑफ सेकेंड आयन स्टार्ट, जब सेकेंड आयन का स्टार्ट होगा तो उसका कितना परसेंटेज प्रेसिपिटेट हो गया होगा जो पहले से प्रेसिपिटेट हो रहा था। तो चलिए डाटा हम लोग सिलेक्ट कर लें, क्या क्या डाटा है हम लोगों के पास। तो पहला इसमें यह है कि सॉल्यूशन में दो तरह के आयन है, सिल्वर आयन है और बेरियम आयन है। क्या मिला रहे हैं? तो सोडियम क्रोमेट मिला रहे हैं। कौन सा पहले प्रेसिपिटेट होगा, कैसे पता करें कौन सा पहले प्रेसिपिटेट होगा? जिसके लिए ज्यादा सोडियम क्रोमेट की जरूरत पड़ेगी वो अलग होना नहीं चाह रहा है, तो जिसके लिए कम होगा वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे? तो बेरियम आयन और सिल्वर आयन, तो सिल्वर आयन ये क्रोमेट से, सोडियम क्रोमेट का क्रोमेट से कंबाइन करेगा और इस तरह से सिल्वर क्रोमेट बनाना चाहेगा। इसका इक्विलिब्रियम 1/Ksp होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। जिसका Ksp कम होता है उसका प्रेसिपिटेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, या उल्टा करके लिख दीजिए सॉल्ट ये 2Ag प्लस और क्रोमेट आयन में टूट करके ये घुला रहेगा। घुलने के लिए दोनों आयन को आना पड़ेगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना ये डिसॉल्व होगा वो डिफाइन करेगा इसके Ksp, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन करेगा। सो Ksp का वैल्यू कितना आएगा बच्चे बताओ? सिल्वर आयन का ऑलरेडी उसमें जितना कॉन्सेंट्रेशन है उसका होल स्क्वायर इनटू क्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो Ksp वैल्यू दिया हुआ है, तो Ksp वैल्यू दिया है, जल्दी से इसका डाटा रख दीजिए। तो जल्दी से इसका डाटा रख देते हैं, देखते हैं कितना कहता है डाटा। तो ये Ksp वैल्यू दिया हुआ है सिल्वर क्रोमेट का 9 इंटू 10⁻⁻12, सिल्वर आयन का भी वैल्यू दिया हुआ है, क्रोमेट आयन का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां कह दें 9 इंटू 10⁻⁻12 सिल्वर आयन का वैल्यू। तो सिल्वर आयन का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया हुआ है बच्चे। सिल्वर आयन का वैल्यू कितना है वो देख लेते हैं, 0.01। तो 0.01 तो 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इससे क्रोमेट आयन कितना मिलाना पड़ेगा इसका वैल्यू आ जाएगा। सो क्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन विच शुड बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्रोमेट का वैल्यू आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 इंटू 10⁻⁻8 इतना हमें मिलाना पड़ेगा अगर सिल्वर को क्रोमेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करना है।
चलिए बेरियम के साथ देख लेते हैं। तो केएसपी ऑफ बेरियम क्रोमेट, इसके फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट होगा तो बेरियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, इतना तो सैचुरेशन लेवल पे लाना ही होगा। जब सैचुरेशन लेवल पे लाना ही होगा तो इनका अपना केएसपी वैल्यू कितना है बच्चे, 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -10। अब बेरियम आयन का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.02। सो केएसपी का वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -10 रख दिया, 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -10। बेरियम आयन का वैल्यू लिखा 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -2। तो क्रोमेट आयन कितना मिलाना पड़ेगा, सोडियम क्रोमेट के थ्रू इसका वैल्यू आ गया। क्रोमेट आयन का वैल्यू आ गया बच्ची, इसका वैल्यू इतना मिलाना पड़ेगा, 2 will get cancelled, it will be 10 to the power of -8। तो किसके लिए कम मिलाना पड़ेगा, बेरियम क्रोमेट को प्रेसिपिटेट होने के लिए क्रोमेट कम ही मिलाना पड़ेगा। ये जल्दी से बेरियम आयन उससे कनेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट आयन विच विल बी प्रेसिपिटेटेड एज बेरियम +2, सिल्वर आयन लेट से 9 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -8 कर देंगे तब होगा। तो इसके बेसिस पे आ गया। अब पहला क्वेश्चन का आंसर क्विकली हम लोग दे देते हैं। चलिए इसमें कह रहा है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन सोडियम क्रोमेट का रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट सिल्वर आयन, सिल्वर आयन के लिए कितना आया, 9 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -8 आया था, और बेरियम आयन के लिए 1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -8 आया था। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि जो आयन प्रेसिपिटेट होगा पहले, तो उसका कॉन्सेंट एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन व्हेन प्रेसिपिटेशन ऑफ सेकेंड आयन स्टार्ट्स। तो सेकेंड आयन कौन सा स्टार्ट होगा, सिल्वर आयन। तो सिल्वर आयन जब स्टार्ट होगा तो उस समय में क्रोमेट आयन का, इसको सॉल्व तो यही कर लें, क्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन सिल्वर आयन के लिए प्रेसिपिटेशन के लिए 9 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -8 करना पड़ेगा। तो बेरियम आयन कितना रह जाएगा, कितना प्रेसिपिटेट होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। बेरियम आयन का वैल्यू शुरू में 10 टू दी पावर ऑफ -2 था, अब कितना सोल्यूशन में रह जाएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -8 करने से, ताकि सिल्वर आयन प्रेसिपिटेट हो। तो इसमें बेरियम क्रोमेट का ये वाला केस पी वैल्यू लिख दीजिए, 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -10। सो बेरियम आयन का जो वैल्यू आ गए, जो बचा हुआ वैल्यू है वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -10 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -8। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 9। इतना मतलब 2/9 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -2, 10 टू दी पावर ऑफ, ये -2 हो जाएगा बच्चे, ये ऊपर में -2 हो जाएगा, 0.02, 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -2/9। तो इतना तो सोल्यूशन में है। तो व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ बेरियम आयन रिमेनिंग इनसाइड द सॉल्यूशन, कितना परसेंटेज रह जाएगा, 2/9 into 10 to the power of -2. Initially it was taken 0.02 10 to the power of -2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, इनटू 100 कर दीजिए, जितना बचा हुआ है डिवाइड बाय टोटल, तो ये 100/9, लगभग 11% ये बचा हुआ है। 89% बेरियम आयन प्रेसिपिटेट हो गया है। बेरियम आयन 89% प्रेसिपिटेट हो गया है, 11% रह गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये दोनों पैसेज का बच्चे, ये क्लियर हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल what you have to do, if two ions are there in a solution, you can selectively precipitate one of the ion. Which ion will get first precipitated? So if you want to precipitate the ion,
by adding its counter ion like सोडियम क्रोमेट, तो जिसके लिए कम मात्रा में चाहिए, जिसके लिए कम मात्रा में चाहिए, जैसे घर से अगर कुछ लोग कम ही शब्द में घर का को तोड़ने पे उतारू हो जाता है, कम ही तीसरे आदमी आए, कम ही बात बोले, इसका मतलब वो घर में घुल करके नहीं रहना चाहता है। कितना भी बोले फिर भी जुट करके रहे, इसका मतलब वो घुल मिल करके रहना चाहता है। उसी तरह से सोडियम क्रोमेट जो मिला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मिलाने के बाद टूट रहा है, इसका मतलब वो टूटना नहीं चाह रहा है। तो क्रोमेट आयन देख लेना है। जो थर्ड रिएजेंट, ये थर्ड रिएजेंट जो मिला रहे हैं, वो जिसके लिए ज्यादा चाहिए वो लेट प्रेसिपिटेट होगा, जिसके लिए कम चाहिए वो जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो बेरियम आयन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लिया, और इसके लिए वैल्यू जो आया है, इसके लिए जो वैल्यू आया है बच्चे, इसका जो वैल्यू आया है तो वो पता चल गया है। वो कितना चाहिए बेरियम आयन के लिए चाहिए 10⁻⁻8। सिल्वर आयन के लिए ज्यादा चाहिए, तो सिल्वर आयन 150 प्रेसिपिटेट होगा, बेरियम आयन पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो इसका मतलब जब सिल्वर आयन प्रेसिपिटेट होने के लिए जाएगा तो बेरियम आयन कितना प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। और इसका जो वैल्यू आएगा वो जितना रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है 9 × 10⁻⁸ डाइक्रोमेट, इतना करना पड़ेगा सिल्वर आयन के लिए, तब बेरियम आयन कितना बचेगा। फिर अगेन केएसपी से बेरियम बचा हुआ बेरियम आयन का वैल्यू लाया, 2/9 × 10⁻⁻2 आया, सो परसेंटेज रिमेनिंग ले आया। उसके बाद 11% लगभग आ रहा है, ये 11% बचा हुआ है, तो 89% लगभग प्रेसिपिटेट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। 261 प्रॉब्लम ये कह रहा है 0.1 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में 0.1 मोल सोडियम फॉस्फेट डिसॉल्व है। H3PO4 के लिए 3 प्रोटॉन डिसोसिएबल है, सब के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बारी बारी से दिया हुआ है। करा OH माइनस आयन का वैल्यू बताइए, H3PO4 कितना आएगा वो बताइए, स्टेप वाइज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का वैल्यू बताइए, OH माइनस आयन कौन सा स्टेप से ज्यादा आएगा, सिग्निफिकेंट होगा, वो बताने के लिए आपको कहा जा रहा है। कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि Na3PO4 सॉल्ट है, तो सोल्यूशन में घुलते ही ये बिखर जाएगा। बिखर जाएगा का मतलब ये है 3Na+ अलग हो जाएगा और फॉस्फेट आयन अलग हो जाएगा। ये जो फॉस्फेट आयन है H3PO4 से ही आया होगा। तो H3PO4 वीक एसिड है, ये काफी तीनों प्रोटॉन हटने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो फॉस्फेट आयन जैसे वाटर में घुलेगा तो एक प्रोटॉन ले लेगा, बन जाएगा HPO4 2- आप जानते ही हो, और OH- आयन बन जाएगा। इसको बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, H3PO4 में थर्ड प्रोटॉन हटना ही लास्ट प्रोटॉन का हटना होगा, ये थर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH का वैल्यू KW/K3 होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पता चल जाएगा। अब चलिए सेकेंड स्टेप में HPO4 2- अगेन H2O से कंबाइन करेगा, ये देगा H2PO4- एंड OH- आयन। इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KW/K2 होगा। अगेन देयर विल बी थर्ड स्टेप हाइड्रोलाइसिस। The third step hydrolysis
H2PO4 minus combining with H2O getting converted into H3PO4 and OH minus ion. इसका थर्ड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ये जो प्रोटॉन है पहला प्रोटॉन हटा है तभी ये बना है, तो KW डिवाइडेड बाय K1 आएगा। 3 बार हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो 3 बार ये हाइड्रोलाइज करेगा बारी बारी से जब तक क्या ना बन जाए H3PO4 ना बन जाए। एक क्वेश्चन में तो H3PO4 ही पूछ रहा है। तो चलिए कहाँ पर OH सबसे ज्यादा आएगा वो चेक कर लेते हैं। जहां पर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा वहां पर OH ज्यादा बन करके आएगा। तो फर्स्ट स्टेप का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट Kw का वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -14 10 टू द पावर ऑफ -14 डिवाइडेड बाय K3 का वैल्यू 4.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13, ये 10 टू द पावर ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 4.5 के रेंज में आ रहा है। सेकेंड वाला हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट 10 to the power of -14 divided by K2 value 6.3 into 10 to the power of -7, ये 10 to the power of -7 के रेंज में आ रहा है। थर्ड वाला हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट 10 to the power of -14 divided by 7 into 10 to the power of -3, तो ये 10 to the power of -11 by 7 के रेंज में आ रहा है। तो इनका मतलब जो भी OH आएगा ये सबसे ज्यादा है, तो फर्स्ट स्टेप से OH माइनस आयन मैक्सिमम आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप से ही मैक्सिमम आएगा, क्योंकि सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप का तो और कम है, नहीं के बराबर आएगा। तो ये तो ओनली OH माइनस आयन फ्रॉम फर्स्ट स्टेप इज सिग्निफिकेंट, ये वाला तो ऑप्शन हो ही जाएगा। चलिए अब स्टेप वाइज, तो स्टेप वाइज ये C वाला 4.5, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 1/4.5 लगभग ये 0.22 मतलब 2.2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -2 आएगा। ठीक उसी तरह से सबको सॉल्व कर लें बच्चे, इसको स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आएगा हम पता कर सकते हैं। सबका स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना हो सकता है KW/KH लिखते गए और सबके बारे में पता कर लिए स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट इसके कितने होने चाहिए। आगे तो आगे हम लोग कर रहा है H3PO4 कितना आएगा, तो सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर ऐड कर दिया जाए तो फॉस्फेट आयन combining with 3H2O getting converted into H3PO4 plus of 3OH minus ion I। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीनों का इनटू कर दीजिए KH1 KH2 इनटू KH3। थर्ड तीन स्टेप हाइड्रोलाइसिस है, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा हम लोगों ने सीखा है। तो ये आ जाएगा KW डिवाइडेड बाय थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट KW डिवाइडेड बाय KA1, ये KA3 है, KW डिवाइडेड बाय KA1 और ये KA2 है। अब OH माइनस आयन फर्स्ट स्टेप से कैसे आएगा, तो फर्स्ट स्टेप से OH माइनस आयन फर्स्ट स्टेप का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट जो कितना दिया था 0.1 दिया था, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -14 डिवाइडेड बाय थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू जो आया था बच्चे वो 4.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13 आया था। 4.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13 0.1 वैल्यू लिख लिया जाए, इसका स्क्वायर रूट ये OH माइनस आयन आ जाएगा।
तो वैल्यू आ जाएगा इसको ऊपर 14 10 टू द पावर ऑफ -14, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ +13 into 10 to the power of -1 डिवाइडेड बाय 4.5 का अंडर रूट। तो कितना वैल्यू आ गया 10 टू दी पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 4.5। इसको सिंप्लीफाई करके OH ले आइए। अब इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेफिनेटली बहुत कम आएगा, इसको H3PO4 OH माइनस आयन फर्स्ट स्टेप से ही बहुत ज़्यादा आएगा। H3PO4 OH माइनस आयन आ चुका है, उसका क्यूब डिवाइडेड बाय फॉस्फेट आयन 0.1 दिया हुआ है। तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नेट कह दें तो के नेट OH माइनस आयन आ चुका है फर्स्ट स्टेप से, फॉस्फेट आयन 0.1 दिया हुआ है, H3PO4 का वैल्यू आ जाएगा नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। तो तीनों आ जाएगा। H3PO4 का कितना आएगा, H3PO4 का कितना आएगा बन करके, OH कितना फर्स्ट स्टेप से आएगा वो आ जाएगा। स्टेप वाइज डिसोसिएशन, स्टेप वाइज हाइड्रोलाइसिस आ जाएगा, स्टेप वाइज हाइड्रोलाइसिस आ जाएगा। कितना हाइड्रोलाइसिस होना चाहिए, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, मोर देन 1 का। बच्चे इसका करेक्ट आंसर है A, C और D, वो चेक कर लीजिएगा। ACD 334 में कह रहा है pH3 पे सॉलिबिलिटी वीक एसिड का y इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा रिपीट करना चाह रहे हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ salt of weak acid at different pH, वीक एसिड का सॉलिबिलिटी डिफरेंट पीएच पे कितना होना चाहिए। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एट वेरियस पीएच, तो वेरियस पीएच पे सॉलिबिलिटी कितना होना चाहिए। कैन यू ड्राइव अ इक्वेशन? यस वी कैन ड्राइव इट। AB इज अ सॉल्ट, तो डिजॉल्व होने पे क्या बदलेगा, तो वो कटायन और एनायनिक पार्ट बनेगा उसका। एनायन कहाँ से आया, वीक एसिड से आया, HB है तो उसी से B माइनस आया होगा। कितना घुलेगा वो डिफाइन करेगा KSP, जब तक सैचुरेशन लेवल पे ना आ जाए बच्चे। अब B माइनस आते ही क्या करेगा, तो वेरियस पीएच पे हाइड्रोजन आयन को कैप्चर करके HB बनाएगा। एसिड का बनना डिसोसिएशन का उल्टा 1/Ka। इससे हम लोग जैसे जैसे H+ आयन बढ़ाएंगे वैसे वैसे B माइनस को कैप्चर करता जाएगा। B माइनस जैसे घटेगा तो इक्विलिब्रियम आगे जाएगा। AB तरह का सॉल्ट ज्यादा से ज्यादा घुलेगा। कोई भी सॉल्ट जो वीक एसिड का हो, हाइड्रोजन आयन बढ़ाते जाएं मतलब पीएच घटा दें तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस व्हेन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस और पीएच वैल्यू डिक्रीजेस। ये बेसिक फंडामेंटल चीज याद रख लेना है, कई एग्जाम में काम करेंगे ये। अब अगर इसका अगर H+ आयन नहीं रहता तो बराबर बराबर बनते। अब B माइनस तो घट गया है, वो HB में बदल गया है। मान लेते हैं इसका सॉलिबिलिटी S1 है तो A+ तो S1 ही बनेगा। जैसे बनना चाहिए B को 10, बचा हुआ 8, तो 2 किस में चला गया HB में, तो इसमें डिफरेंस ले आइए S1 माइनस ऑफ S2, ये S2 बचा हुआ है। अब KSP का वैल्यू अगर लिख दिया जाए, KSP इज इक्वल टू दोनों आयन का प्रोडक्ट S1 इंटू S2, कुछ इंटरफेयर नहीं करता तो S1 इंटू S1 स्क्वायर आ जाता। यहाँ तो इंटरफेयर H+ आयन B माइनस को इंटरफेयर कर रहा है, उसको घटा रहा है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा बच्चे। अब सेकेंड 1/Ka का वैल्यू, दिस इज इक्वल टू
S1 minus of S2 divided by H plus ion concentration into बचा हुआ B minus that is S2। अब S2 को हटा लीजिए, S1 ही रियल A प्लस आयन का जितना भी वैल्यू आ रहा है मोल पर लीटर से उसका सॉल्युबिलिटी बताएगा। तो बाय रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ S2 बाय S1, तो S1 से रिप्लेस कर दीजिए S2 के बदले KSP बाय S1, नीचे में H प्लस आयन आया, फिर अगेन यू हैव टू राइट KSP बाय S1। So final value will be S1 square minus of KSP divided by S1 H plus ion KSP divided by S1. S1 will get cancelled. So we can drive a equation for solubility at different pH. Okay बच्चे, कैसी आया? तो 1 by Ka is equal to what you have to write? 1 by K is equal to S1 square minus of KSP S1 square minus of KSP divided by हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन into KSP, into KSP. So what will be net derivation? Solubility S1 minus of KSP. This can be written as concentration of H plus ion into KSP. Cross multiplying this one, you can write like this. So S1 square will be KSP plus of KSP divided by Ka into H plus ion. Okay बच्चे, clear? So what will be solubility of this salt of weak acid? It can be written as KSP plus of KSP divided by Ka into H plus ion इसका over root. So this is mathematically proved. When you are going to increase H plus ion, solubility of this will increase. अब उस क्वेश्चन में KSP दिया हुआ है, Ka दिया हुआ है, pH का वैल्यू 10 टू दी पावर ऑफ pH का वैल्यू 3 है, तो हाइड्रोजन आयन का मोल पर लीटर 10 टू दी पावर ऑफ -3 आएगा। सबका वैल्यू चेक करके सॉल्युबिलिटी ले आइए, सबके वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए और सॉल्युबिलिटी का वैल्यू ले आइए, सॉल्युबिलिटी का वैल्यू ले आइए। इससे ये पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा कितना इनके सॉल्युबिलिटी है, इससे ये पता चल जाएगा कितना इसका सॉल्युबिलिटी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाया जाए, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.3 मोलर C5H5N, यहाँ पर N है, जो पेरिडीन है, पेरिडीन वीक बेस है, उसी का सॉल्ट है। तो वीक बेस और उसका सॉल्ट कंजुगेट एसिड बेसिक बफर बनाएगा। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये आपका C5H5NH प्लस Cl माइनस सॉल्ट ऑफ C5H5 और N है, वो वीक बेस है, उसी का कंजुगेट एसिड है, बेसिक बफर बनाएगा। एंडरसन इक्वेशन आप जानते हैं बेसिक बफर के लिए, पीएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट एसिड मींस सॉल्ट या मोल भी कह सकते हो डिवाइडेड बाय इट्स बेस, ऐसा आ जाएगा। तब पीओएच पीकेबी वैल्यू नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, तो पीकेबी वैल्यू नेगेटिव लॉग ऑफ केबी, केबी जितना ज्यादा रहेगा पीकेबी वैल्यू उतना कम रहेगा। पीकेबी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, इसका वैल्यू पीकेबी यहाँ पे बैठा दीजिए, लॉग ऑफ यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के बाद मोल भी लिख सकते हो, रीजन मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नीचे में मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एक ही गोल में है, तो वो वॉल्यूम विल गेट कैंसिल्ड
और ये मोल का वैल्यू आ जाएगा 0.3 है साल्ट का और वो 0.2 है। तो POH आ जाएगा और pH का वैल्यू आ जाएगा 14 में से POH घटा दीजिए तो ये pH आ जाएगा। बेसिक बफर टाइप का था ये। ओके बच्चे, बेसिक बफर टाइप का ये क्वेश्चन थे और ये हम लोगों को सॉल्व कर लिए। इस तरह से कुछ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन हुए। गो थ्रू बफर, बफर को ठीक से समझिए, इसकी क्वेश्चन बनाइए, सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस बनाइए और खूब प्रैक्टिस करेंगे तो मेहनत करने से ही मंजिल मिलती है। खूब समझिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और जरूर आपका विजय होगा, सक्सेस मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।